के 40 घंटे गुजर चुके हैं। भगदड़ में 121 लोगों की जान जा चुकी है, कई अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। यूपी सरकार ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन ना तो बाबा नारायण साकार हरि का सेवादार अभी तक गिरफ्तार हुआ है और ना ही बाबा पुलिस के हाथ आया है, जिसमें सड़क पर लाखों की भीड़ नजर आ रही है। हाथरस के फुलराई में जहां तक नजर जा रही है वहां तक बाबा के फॉलोअर नजर आ रहे हैं। एक नया वीडियो सामने आया है और वो वीडियो हम आपके सामने रखेंगे, जिसमें पूरी तरीके से खचाखच वो जो परिसर है वो भीड़ से भरा हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कथावाचक कहां हैं इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, वो सेवादार कहां हैं इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है, तो दूसरी तरफ घटना स्थल से आ रही एक के बाद एक जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि लापरवाही कितनी बड़ी हुई थी, चूक कितनी बड़ी हुई थी। बाबा ने कैसे अपने अनुयायियों को एक जगह पर इकट्ठा किया था और कैसे कथावाचक, उसके आयोजक, उसके सेवादारों और प्रशासनिक चूक की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ और इसका खामियाजा 121 जिंदगियों ने भुगता है। आपको बताएं कि बाबा नारायण हरि साकार के कॉल डिटेल से भी बड़ा खुलासा हुआ है। हाथरस के सत्संग स्थल से मंगलवार को दोपहर 1:40 पर वो निकल गया था और फिर दोपहर 3 बजे उसका लोकेशन मैनपुरी में मिला। नारायण हरि शाम 4:35 तक आश्रम में रुका था और इसके बाद वो फरार हो गया था। तो बाबा कहां है, कथावाचक कहां पर छिपा है, ये जानकारी तो अभी तक नहीं मिल पा रही है। लेकिन जिस वक्त ये सत्संग हो रहा था, जहां 2.5 लाख लोग जुटे थे, वहां का नजारा क्या है आप देख लीजिए। बस में से रिकॉर्ड किया गया ये पूरा वीडियो है, जिसमें जहां तलक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ ही नजर आ रही होगी। और ये भीड़ इतनी बड़ी संख्या में जुटाई गई जिसका अंदाजा प्रशासन को भी नहीं लगा। अब ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में भी आपको तिल रखने की कहीं पर जगह नजर नहीं आएगी। पूरा परिसर खचाखच भरा हुआ है। जानकारी यह है कि तकरीबन 84,000 लोगों को बुलाने की परमिशन लिखित में आयोजकों की तरफ से प्रशासन से मांगी गई थी, लेकिन ये 84,000 की जो भीड़ है ये देखते ही देखते 2.5 लाख हो गई। और 2.5 लाख भीड़ जब एक जगह पर इकट्ठी हुई, भगदड़ मची, तो 121 जिंदगियों को लील गई ये भीड़। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि क्या हालात थे और कैसे इंतजाम इस भीड़ को देखकर किए गए थे। हाथरस में भगदड़ के चलते 121 मौत हो गई। हादसे से ठीक पहले का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में बाबा के सेवादार लोगों को गाली दे रहा है। गाड़ियों से सत्संग के लिए पहुंच रहे लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन बाबा के सेवादार इसके खिलाफ मोर्चा संभाले हुए थे। जिस वीडियो बनाते आप देख रहे हैं उसे रोक रहे थे, मोबाइल बंद करने को कह रहे थे और गाली गलौच भी सुनाई दे रही है। फोन बंद करो, फोन बंद करो। फोन बंद करो। फोन बंद करो, फोन बंद करो। फोन बंद करो। तो देखिए, बस से एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की जा रही थी और जब फोन रिकॉर्डिंग के लिए निकाला गया तो जो बाबा के सेवादार हैं वो कैसे गाली गलौज करके, कैसे धमकी भरे अंदाज में वहां पहुंच रहे लोगों को फोन बंद करने के लिए कह रहे हैं। आपको एक और जानकारी दे दूं कि बाबा के आश्रम में, बाबा के कार्यक्रम में फोन रिकॉर्डिंग करना मना था। आप फोन से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। ये इस कथावाचक की तरफ से नियम जारी किए गए थे, नारायण हरि की तरफ से नियम जारी किए गए थे और इसका पालन वो सेवादार करा रहे थे जिन पर इस भगदड़ को मचाने में संदिग्ध आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा ही कहा जा रहा है कि सेवादारों की तरफ से धक्का मुक्की की गई और इसी धक्का मुक्की की वजह से लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और फिर भगदड़ मची और देखते ही देखते 121 जिंदगियां खत्म हो गईं। हादसे के दिन का एक और वीडियो आइए आपको दिखाती हूं। हाथरस के फुलराई गांव में भगदड़ से ठीक पहले लाखों की भीड़ जमा थी, लोगों का हुजूम उमड़ा था और 80,000 लोगों के सत्संग में आने की अनुमति प्रशासन से ली गई थी। लेकिन ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगाएंगे कि 80,000 से कहीं ज्यादा ये भीड़ थी। ये जो आप पूरा मैदान देख रहे हैं, सत्संग परिसर देख रहे हैं, वो तो आपको खचाखच भरा हुआ नजर आ ही रहा है। ये जो रोड है जहां से लोग अंदर की तरफ घुस रहे हैं, ये वो गेट नजर आ रहा है सत्संग का, यहां पर भी भीड़ आपको नजर आ रही है। ये बस से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है और इस वीडियो को देखकर ये समझ में आ रहा है कि भीड़ कितनी बड़ी संख्या में जुटी थी। अब इस भीड़ जुटने का अंदाजा प्रशासन को क्यों नहीं हो पाया,
लोकल इंटेलिजेंस को क्यों नहीं हो पाया? प्रशासन क्यों आंख मूंदे बैठा रहा? ये तो गंभीर सवाल है ही। साथ ही सवाल नारायण हरि साकार को लेकर भी है, जो सत्संग में पहुंच रहा था। 84,000 की लिमिट तय की गई थी, लिखित में प्रशासन को दी गई थी, लेकिन ये 84,000 देखते ही देखते 2.5 लाख भीड़ में तब्दील हो गए। अब ये कैसे हो गए? क्या जानबूझकर इतनी भीड़ जुटाने की कोशिश की गई? क्या जानबूझकर भगदड़ यहां पर मचाई गई? क्योंकि सेवादारों ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, या सेवादारों ने जैसे लोगों को धमकाया है, धक्का मुक्की की है, उसके बाद ही भगदड़ की स्थिति पैदा हुई थी। हाथरस सत्संग में भगदड़ मची और 121 लोगों की मौत हो गई। जिस बाबा की एक आवाज पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जो लोग बाबा को भगवान मानते थे, उनकी पूजा करते थे, आज जब उन पर विपदा पड़ी है तो वो उनके आंसू पोंछने की जगह बाबा फरार है। आपको जानकारी दे दें कि पिछले 40 घंटे से बाबा नारायण हरि साकार की तलाश कर रही है पुलिस, जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन इसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा फोन कॉल डिटेल के जरिए हुआ है। सबसे पहला बड़ा खुलासा यह है कि बाबा नारायण हरि साकार हाथरस के सत्संग स्थली से मंगलवार को दोपहर 1:40 पर निकल गया था और फिर दोपहर 3 बजे उसका लोकेशन मैनपुरी में मिला। इसका मतलब यह है कि बाबा 1:40 पर हाथरस से निकला और दोपहर 3 बजे मैनपुरी आश्रम में पहुंच गया। फोन लोकेशन के मुताबिक बाबा नारायण हरि शाम 4:35 तक आश्रम में ही रुका था। इसके बाद वो फरार हो गया। इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है कि वो कहां पर है। दूसरा जो बड़ा खुलासा हुआ है वो ये कि जब बाबा नारायण हरि साकार हाथरस से मैनपुरी के लिए निकला तो उसके मोबाइल फोन पर सबसे पहला कॉल देव प्रकाश मधुकर का आया था। ये कथावाचक कहां पर छिपा हुआ है, कॉल डिटेल से क्या बड़े खुलासे हुए हैं, ये आपके सामने है। देखिए, कॉल डिटेल ये बता रही है कि दोपहर 1:40 पर हाथरस से ये कथावाचक निकल चुका था, बाबा निकल चुका था और 1:40 पर निकलने के बाद दोपहर 3 बजे वो मैनपुरी पहुंच गया था, जहां उसका आश्रम है और यहां पर वो रहा दोपहर 3 बजे से शाम 4:35 तक, यानी कि तकरीबन 1.5 घंटे तक वो मैनपुरी के आश्रम में रहा और वहां से एकाएक गायब हो गया। उसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही है। हादसे के बाद बाबा को सबसे पहले देव प्रकाश मधुकर ने कॉल किया था। ये कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है। दोपहर 2:48 पर यह कॉल किया गया था, जबकि बाबा 1:40 पर हाथरस से निकल गया था। करीब 2 मिनट 17 सेकंड तक दोनों के बीच में बातचीत हुई है। अब यह बातचीत क्या हुई है? क्या भगदड़ की जानकारी कथावाचक को दी गई है? क्या भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई और कैसे भगदड़ के निशान को छिपाने की कोशिश की गई, कैसे सबूतों को छिपाने की कोशिश की गई, घटना को दबाने की कोशिश की गई, क्या ये तमाम जानकारी इस कथावाचक को दी गई है? अब देखिए, जो पहला कॉल किया गया है वो महेश चंद्र को 3 मिनट तक बात हुई है। जो दूसरा कॉल हुआ है वो संजू यादव को हुआ है, जिससे 40 सेकंड तक बात हुई है। और जो तीसरा कॉल हुआ है वो रंजना यानी देव प्रकाश मधुकर की पत्नी से बात हुई है और ये बात तकरीबन 11 मिनट 33 सेकंड तक हुई है। यानी 11 मिनट तक इस कॉल पर इस कथावाचक ने बात की है, नारायण हरि साकार ने बात की है। अब ये बात क्या हादसे को लेकर हुई है, क्या भगदड़ को लेकर हुई है, क्या बाबा की तरफ से इशारा मिला? जो सेवादारों ने ये पूरा का पूरा घटनाक्रम छिपाने की कोशिश की और जो जूते चप्पल, जो सामान बिखरे हुए थे, उन्हें बराबर के खेत में फेंका गया ताकि इस घटना को दबाया जा सके। अगर इस घटना को ना दबाया जाता तो शायद कई जिंदगियों को बचाया जा सकता था। अब कैसे एक के बाद इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे, आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट। जैसे ही आप आश्रम में आते हैं, आश्रम में आपको कई सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैंडपंप मिलते हैं और मान्यता यह है कि जो लोग भी यहाँ पर आते हैं और इस हैंडपंप का पानी पीते हैं, इस पानी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पावन माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है और ये माना जाता है कि इस पानी को पीने से लोगों की बीमारियाँ खत्म होती हैं, उनका जो कष्ट होता है वो खत्म होता है और उनकी जो परेशानियाँ हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो जो सेवादार हैं, मुख्य सेवादार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दादा, कल से आपसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये बताइए कि जो पानी की विशेषता है, लोगों की मान्यता क्या है इस पानी को लेकर के? ऐसा है, देखो ऐसा कि पानी हम और आप सभी जानते हैं कि पानी घरों में नल लगाए जाते हैं, कहीं भी नल लगाए जाते हैं तो पानी पीने के लिए, नहाने धोने के लिए लगाए जाते हैं। और ये पानी की मान्यता जो लोग बकवास करते हैं ना कि पानी अगर बीमारी ठीक कर देगा क्या,
लोग कहते हैं कि भाई हमारी कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमको फायदा मिलता है। ऐसा है कि पानी काम नहीं करता, दवा डॉक्टर देते हैं, वो भी कहते हैं कि प्रभु हमारा काम हमने कर दिया, अब अपना काम कर देना, तब वो दवाई काम करती है। ऐसे ही जल पीने वाले जल पी रहे हैं और परमात्मा का नाम ले रहे हैं, तो वो काम हो रहा है, और वो समझ रहे हैं हमने पानी पी लो तो कम है, वो ये भ्रम है। आप चूंकि यहाँ के मुख्य सेवादार हैं, भोले बाबा इस समय कहाँ है? सब लोग जानना चाह रहे हैं कि कहाँ है। क्या आप लोग की जानकारी में है कि भोले बाबा कहाँ है? हमारी कोई जानकारी भी नहीं है अभी तक, ये जानकारी आप स्वयं करें। जो मुख्य सेवादार हैं उनको फिलहाल जानकारी नहीं है कि इस समय भोले बाबा कहाँ हैं। आश्रम की अगर बात कर लिया जाए तो देखिए लंबा प्रांगण यहाँ पर है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, भक्त यहाँ पर आते हैं, उन सारे लोगों की ठहरने की, रुकने की जो व्यवस्था होती है इसी आश्रम के जरिए की जाती है। तो बाबा कैसे श्रद्धालुओं के साथ चमत्कार किया करता था, कैसे कथावाचक अंधविश्वास के जरिए अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ा रहा था, अब इन तमाम बातों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। वो नल जिनसे पानी जो निकलता था उसे चमत्कारी बताया जा रहा है, अब उस नल पर भी पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहां से तो सिर्फ पीने का पानी मिलता है। अब हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी और बाबा का सेवादार देव प्रकाश मधुकर फरार है, साथ ही साथ बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण हरि साकार का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। अब बाबा कहां पर छिपा हुआ है या कौन लोग हैं जो कथावाचक को संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि इस कथावाचक के जो संबंध थे वो बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के साथ थे, इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी बताया जा रहा है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि ना तो इस कथावाचक का नाम एफआईआर में है, ना ही इसकी लोकेशन मिल पा रही है, ना ही मुख्य सेवादार मिल पा रहा है, तो क्या कोई इस कथावाचक को बचाने की कोशिश कर रहा है? देखिए हादसे के बाद से ही सूरजपाल फरार है। सत्संग के बाद वो मैनपुरी के आश्रम में गया था। यूपी पुलिस की 5 टीमें हैं जो उसकी तलाश में इधर उधर छापेमारी कर रही हैं। मैनपुरी आश्रम के बाद ये कथावाचक यानी कि नारायण हरि साकार कहां चला गया, कहां गायब हो गया, ये जानकारी, इसका सुराग पुलिस को अभी तक नहीं मिल पा रहा है। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नारायण हरि साकार, जिसके सत्संग में 121 लोगों की जान चली गई, जिसकी सेवादारों की बदसलूकी ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी, क्या उसे कोई बचाने की कोशिश कर रहा है? बाबा नारायण साकार हरि किसी के लिए भगवान से कम नहीं है, तो कोई उसकी आलोचना करते नहीं थकता। इस वक्त हम मैनपुरी के जिस आश्रम के बाहर मौजूद हैं बाबा के, उसके पास में ही रहने वाले एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अनुराग है। अनुराग जी, बाबा नारायण साकार हरि का नाम सुना है आपने, देखा है, कभी मिले? सुना है। बाबा नारायण साकार हरि एक भोले बाबा नाम का एक गैंग है। ये जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो मतलब ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग थे, उनको इन्होंने गुमराह करके एक अपने इसमें ले आए हैं गैंग में, जहां लोगों को तरह तरीके से ठगा जाता है। बाबा जी कह रहे हैं कि मैं पैसा नहीं लेता हूं। बाबा जी के यहाँ एक लॉकेट बिकता है, उसकी कीमत 30 रुपया होती है। बाबा जी के यहाँ कैलेंडर बिकता है, उसकी कीमत 50 रुपया होती है, जिस पर भोले बाबा जो सूरजपाल सिंह है उनका फोटो लगा होता है। एक समोसा बिकता है, प्रसाद में 15 रुपए कीमत होती है, खस्ता बिकता है 20 रुपए कीमत होती है। इस तरीके से ये धन अर्जित करके इन्होंने लगभग 100 से 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है, और जो गरीबों द्वारा शोषित किया गया धन है। आज जो गरीब, इनकी वजह से इतने बड़े संकट में राज्य उत्तर प्रदेश राज्य आ गया, जिसमें 150 के आसपास कैजुअलिटी है। बाबा जी का फर्ज बनना था आज ये सारा प्रॉपर्टी हटा के उनका इलाज कराते, वहां संकट में खड़े होते, लेकिन बाबा जी मौके का फायदा लेके भाग गए। अच्छा, कुछ वो भी बता रहे हैं कि संकट जो है दूर कर देते हैं, सबके दुख दर्द दूर कर देते हैं, सबकी जो बीमारियां हैं उनका इलाज कर देते हैं बाबा, और कोई तिलिस्म वाला जो है पानी पिलाते हैं नलके का, उससे जो है कैंसर तक ठीक कर देते हैं। भाई साहब, मैंने ये सुना है आज बाबा के पास ऐसी कोई शक्ति थी तो बाबा क्यों भागे भागे घूम रहे हैं? उस शक्ति का प्रयोग करके आ जाते और जो लोग मरे हैं उनको जीवित कर देते। जो इनके फॉलोअर मरे हैं, जो इनके उसमें आए थे, बाबा अपना जादू दिखा के जीवित करते हैं ना उनको। बाबा जी डुके डुके क्यों घूम रहे हैं? बाबा जी के पास एक गुंडों की जमात थी जो खड़े होके लोगों को टॉर्चर करती थी, लोगों से शोषण करती थी। नारायणी सेना जिसे बोलते हैं, जो पीले कपड़े पहन के, होमगार्ड जैसी ड्रेस पहन के घूमते थे। बाहर के आदमी देखते समझते थे फोर्स है, लेकिन वो बाबा के गुंडे थे। वो मतलब पब्लिक को वीडियो नहीं बनाने देते थे, जो बाबा का तिलिस्म टूट जाए। पब्लिक को बात नहीं करने देते थे। बाबा किसी फॉलोअर से बात नहीं करते थे। गाड़ी से गए, मंच के आसपास महिलाओं की जमात रहती थी, बाबा ने भाषण दिया, बाबा गाड़ी में बैठ के चले आए। आज तक किसी ने यही नहीं जान पाया बाबा ने क्या भाषण दिया।
बाबा ने किसका रोग दोष की, कोई एक ऐसा कैंसर पीड़ित 3rd स्टेज का आदमी आए, वो आपके सामने आके मीडिया पे कहे कि बाबा ने हमें सत्य सही कर दिया। लेकिन मैंने अपनी आंखों से बाबा का चमत्कार इतना जरूर देखा है कि बाबा बर्खास्त सिपाही थे, आज 200 करोड़ के आदमी बन गए। तो अभी तक बाबा के चमत्कार की कहानियां सुनने को मिलती थीं, लेकिन जैसे ही इस कथावाचक पर संकट आया, ये गायब हो गया और अब एक एक करके इसके बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। कैसे इतने करोड़ की संपत्ति इसने इकट्ठा कर ली, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस समय कहां पर है ये कथावाचक, ये किसी को नहीं पता। आश्रम के सेवादार भी कोई जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। नारायण साकार हरि के कासगंज के आश्रम के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समय नारायण साकार हरि के कासगंज आश्रम पर मौजूद हैं और यही जन्म स्थान है नारायण साकार हरि और भोले बाबा का। यानी कि ये जो जगह है ये पूरे इस प्रकरण के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि नारायण साकार हरि का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। और ये जो आश्रम के ठीक बाहर आप बोर्ड देख रहे हैं जिसमें जितने भी इस पूरे ट्रस्ट का नाम है श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट, और ट्रस्ट में 49 लोग हैं, 49 लोग हैं। और चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, इनका नाम जो है वो पहले नंबर पर है। और जबकि सावन सिंह गोधीराम जो कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इसमें 49वां नाम है। यानी कि ट्रस्ट में कितने लोग हैं इस बात का जिक्र किया गया है बाहर लगे हुए चैरिटेबल ट्रस्ट के बोर्ड में। इसके अलावा अगर इस पूरे आश्रम की बात कर लिया जाए तो लगभग 13 बीघों में ये आश्रम फैला हुआ है। और आश्रम में अगर आप आएंगे तो चौकी देखिए यहाँ पर लगी हुई है, चौकी नंबर 1, और चौकी नंबर 1 के पास भी जो सुरक्षा व्यवस्था है, बाकी लोगों की व्यवस्था है, वो सारी भी यहाँ पर है। और सेवादार यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलते हैं जो कि इस पूरे आश्रम को चलाते हैं, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखते हैं। तो इस बाबा के बड़े बड़े आश्रम हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आश्रम में क्या होता है इसे रहस्य रहने दिया जाता है। अंदर जाने वाले जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें फोन ले जाने की और फोन से रिकॉर्डिंग करने की इजाजत नहीं होती है। अब हाथरस हादसे की जांच के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। ये टीम 2 महीने तक अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। अब इस टीम में कौन कौन है ये आपको बता देते हैं। देखिए, रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं। इसके मेंबर हैं रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भवेश कुमार सिंह भी इस कमेटी के मेंबर हैं, जिन्हें 2 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। जब से हादसा सामने आया, यूपी सरकार एक्टिव मोड में नजर आई, एक के बाद एक कार्रवाइयां की जा रही हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल है कि एफआईआर में ये नारायण हरि साकार का नाम क्यों नहीं है। सत्संग के आयोजन के लिए एक समिति उसने बना रखी थी, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति का नाम था। बाबा हरि साकार समिति का मेंबर नहीं है और इसीलिए एफआईआर में समिति के सेवादार का नाम है, लेकिन नारायण हरि साकार का नाम नहीं है। इस पूरे इलाके में इस आश्रम को लेकर के जो बातें हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे और आश्रम में अंदर क्या क्या होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। लगभग 12.5 बीघे में ये पूरा आश्रम फैला हुआ है और तमाम जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, लोग हैं जो कि नारायण साकार हरि को पसंद करते हैं, उनको मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद होंगे। पहले हम आश्रम दिखा देते हैं, उसके बाद उनके अनुयायियों से ही बात करेंगे। सामने का जो इलाका है, देखिए यहाँ पर गेट लगा हुआ है, यानी कि जो अनाज रखने की व्यवस्था होती है वो यहाँ पर होती है। इसके अलावा 1 2 3 4 यहाँ पर कमरे भी बने हुए हैं और सब पे बाकायदा जो नंबरिंग है वो नंबरिंग भी यहाँ पर की गई है। एक बार कोशिश करते हैं कि एक बार देख सकें, कि बात कर सकें कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है। तो अगर हम बात करने की कोशिश करें, देखिए सेवादार लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं। अगर आप आ जाएं तो एक बार आपसे हम बात भी कर लें। योगेंद्र जी, बताइए यहाँ पर कौन कौन लेटा हुआ है? सब सेवादार हैं। नाइट की ड्यूटी करने वाले सेवादार हैं सर। अब आराम कर रहे हैं नाइट ड्यूटी करने के बाद। नाइट की ड्यूटी करते हैं जी सर। 3 दिन की ड्यूटी है। एक जिले की कमेटी बनी हुई है यहाँ पर, हर जिले की। हम कमेटी क्या, उस कमेटी को क्या कहते हैं? अच्छा, ये सेवादार की कमेटी होती है कि आप 3 दिन के लिए आए हैं, 4 दिन के लिए यहाँ सेवा करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे बेचारे। कोई सेवा के लिए आप लोग पैसा लेते हैं किसी से? कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई पैसा नहीं लिया जाता, सिर्फ सेवा करते हैं अच्छे भाव से। हाँ बिल्कुल। यहाँ सत्संग अभी होता है कि नहीं होता है? नहीं, यहाँ सत्संग नहीं होता। हाँ, बस जी है वो करते हैं। खेती बाड़ी में जो सेवा का काम है वो उसके लिए आते हैं, टाइम है फिक्स बना हुआ, उसको करते हैं। जो भी
हमारा कार्य है झाड़ू लगाना, सफाई करना, जो भी है झाड़ू लगाना, सफाई करना, खेतों में काम करना। इसके लिए ये बाकायदा देखभाल के लिए यहाँ पर 4 कमरे बनाए गए हैं और ये जो पूरा आश्रम है, इस आश्रम में सेवादारी के लिए सबको मौका मिलता है। आसपास के जो जिले से लोग होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, सेवा करते हैं और अपनी तरफ से वो सेवा भाव में रहते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो लोग बता रहे हैं वो ये है कि कोई भी पैसा ना तो लिया जाता है ना तो दिया जाता है, सभी लोग सेवा भाव से काम करते हैं। और ये पूरा जो प्रांगण है, इस प्रांगण में देखिए जो जनरेटर रूम है, वो देखिए यहाँ पर जो जनरेटर की पूरी व्यवस्था होती है वो भी यहाँ पर की जाती है, ताकि जो लोग रात में आए उनके लिए अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कम से कम इस जनसेट को स्टार्ट किया सके। आप बताइए जनसेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, किस तरीके से? सर पूरा आश्रम के लिए जनरेटर लगा रखा है, पूरे सारे आश्रम की लाइट के लिए है सर, नाइट के लिए। तो इंतजाम कैसे थे इस पूरे के पूरे आश्रम के अंदर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई करोड़ की प्रॉपर्टी बाबा ने बनाई, जबकि नौकरी जाने के बाद इसने अपना नाम बदला था, क्योंकि यौन शोषण के आरोप नारायण हरि साकार पर लगे थे, जिसका पहला नाम सूरजपाल था। हाथरस में बाबा के सत्संग में भगदड़ के दौरान 121 लोगों की जान गई। बाबा नारायण हरि साकार फरार है। इतने लोगों के मारे जाने पर उसने एक महज बयान जारी किया, जिसे उसने बताया है, जिसमें उसने हादसे के वक्त वो सत्संग से निकल गया था, यानी कि अपनी सफाई पेश कर रहा है और कह रहा है कि हादसे से पहले समागम से निकल गया था। समागम स्थल से जाने के बाद ये हादसा हुआ है। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई है, ये नारायण हरि साकार की तरफ से सफाई दी गई है। वो बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि हादसे के वक्त वो मौके पर मौजूद नहीं था, घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, और ये भी कह रहा है कि असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई है। अब सवाल यह है कि कथावाचक अगर निर्दोष है, कथावाचक की अगर इसमें भूमिका संदिग्ध नहीं है, तो वो फरार क्यों है, वो गायब क्यों हो गया है, किससे छिपने की कोशिश कर रहा है, और कौन लोग हैं जो इस कथावाचक को छिपने में मदद कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों पर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो सरकार और प्रशासन की तरफ से बयान है या फिर जो चश्मदीदों की तरफ से बयान है वो यही है कि सेवादारों ने श्रद्धालुओं के साथ बदसलूकी की थी, धक्का मुक्की की थी, जिसके बाद एक के ऊपर एक लोग गिरने लगे थे और भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए थे। हाथरस हादसे के बाद 24 घंटे में 2 बार पुलिस बाबा के आश्रम के अंदर जा चुकी है, लेकिन अभी तक बाबा कहां हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस अफसर बार बार रूटीन सिक्योरिटी का हवाला देकर सवाल से बच रहे हैं। बाबा न कल यहाँ थे ना आज यहाँ हैं। 40-50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहाँ पर अभी भी हैं। नहीं, हम अंदर नहीं रहे, हम लोग ड्यूटी बाहर की चेक करते हैं। और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग न रहे। न एसओजी की टीम अंदर थी, न हम अंदर थे। हम लोग ड्यूटी बाहर देख रहे हैं और जो हमारे लोग हैं वहाँ पर वो लगातार वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं ये हम लोग चेक कर रहे हैं।